नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के बाद से देश में अमृत काल में प्रवेश करने, अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वहीं तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। वहीं सोमवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ी नजदीक आ गई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 माह 12 दिन की मेहनत कर नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। ई विधानसभा सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैब पर टैप कर ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को भी निमंत्रण भेजा है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकी की और विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी। खबर लोहारू से है जहां कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल के नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि मंत्री ने तिरंगा चेतना यात्रा की अगुवाई कर आम जन और छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जोश भरा और हजारों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पिछले भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है। नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं, उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। माता की कृषि मंत्री जेपी दलाल। वहीं झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। हर बूथ में 50 घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महोत्सव की तरह से मनाना चाहिए। Thank you.
वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को जन अभियान बनाने के लिए बहादुरगढ़ में राहगिरी का आयोजन किया गया। वहीं राहगिरी का थीम भी हर घर तिरंगा अभियान रखा गया। देशभक्ति के रंग में सराबोर राहगिरी के कार्यक्रम में हर कोई झूमता नजर आया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर आयोजन का आनंद लिया और सहभागी भी बने। स्टेज पर जहां देशभक्ति गीतों के संगीत का रस पिलाया गया, तो वहीं सड़क पर खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाकर देश के लिए पदक जीतने की तैयारियां भी दिखाई। खेलों से युवा पीढ़ी को नशे और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। एएसपी अमित यशवर्धन और एसडीएम भूपेंद्र सिंह के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए और कहा कि हर घर पर तिरंगा लहराना है। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों, इस देश का यारो। ये धरती तेरी है, बदले इस पे तेरा राज है। सुनो तो खेलिए, नाचिए, जश्न में डूबिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहगिरी के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें सांस्कृतिक और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे जो माइंड सेट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमारे समाज में ब्रदरहुड या भाईचारा बढ़े। तनाव से जो ग्रस्त है हमारे जो युवा पीढ़ी हो गए, या जो दैनिक कार्यशैली में जो लोग तनाव में ग्रस्त हैं, वो उसे निवारण पा सके। कोविड के एक गैप के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद, राहगिरी का इवेंट बहादुरगढ़ शहर में आज 7 अगस्त 2022 को हम मना रहे हैं यहाँ पे। और ये राहगिरी का इवेंट हमारे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह सर से जो प्रेरणा मिली है और जो सहयोग मिला है, उसी के साथ ही संपन्न हो पाए। वहीं यमुनानगर में अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा लहराने को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल कटारिया ने शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री और सांसद ने कार्यकर्ताओं को हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा के लिए जहां विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति को इस उत्सव में भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में शक्तिशाली बने, नंबर 1 बने। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर झंडा लहराने के आह्वान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर यमुनानगर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतनलाल कटारिया ने शिरकत की और इस दौरान लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने यह निर्णय क्यों नहीं लिया।
रणजीत चौटाला ने कहा कि यह सब जनता को गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति की वजह से ही देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। पंजाब में एक वो करना है स्ट्राइक। पंजाब में भी हालत बहुत ख़राब थी बिजली की, कि बिजली थी नहीं, घंटों की थी। पंजाब में ये हालात भी थे कि दोपहर का ऑफिस टाइम भी उन्होंने जो सुबह 8 से 2 बजे तक होता है उसे कट करके 12 बजे तक रख दिया था। इंडस्ट्री टोटल बंद थी। थर्मल उनकी प्रोडक्शन जो थी 30% पे आ गई, हमारी 100% चली थी। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है इसका बड़ा महत्व होता है। आप सबको कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जो 12 महीने फ्री में दे, उसके बाद अगले साल भी देने लगे। दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक बंद हो जाएगा। ये बातें नहीं चलने की। हुड्डा साहब पे तो पहले 10 साल के तक उनके ये उन्हें दिमाग में नहीं आई ये बातें। जनता ये थी, ये लोग थे। वहीं इंद्री के गांव रिंडल और बुढ़नपुर खालसा गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से सदस्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रिंडल गांव में कार्यक्रम की अध्यक्षता आप नेता वेद प्रकाश कंबोज ने की और गांव बुढ़नपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान सरपंच योगेश शर्मा आर्य ने की। वहीं समारोह में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि शहीदों का अपमान सहन नहीं होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर घर तिरंगा पर सरकार राजनीति कर रही है। इस प्रकार से हमारे तिरंगे को बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गांव रिंडल और बुढ़नपुर खालसा में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार, जाति धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास और ईमानदारी की राजनीति में शामिल हुए हैं। इंद्री में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें कई गांवों के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सुशील गुप्ता ने इस दौरान सरकार पर निशाना भी साधा और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार तिरंगे को बेच रही है और इस तरीके से तिरंगे का बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी जिले के गांव घनाना की बॉक्सर नीतू घनघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में इंग्लैंड की डेमी जेड रेस्टॉन के खिलाफ जीत हासिल की है। 21 साल की नीतू का यह पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और उन्होंने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता को 5-0 के एकतरफा मुकाबले में हराया। गोल्ड मेडल जीतने पर नीतू के परिजनों से लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं बेटी के गोल्ड जीतने पर जहां नीतू के पिता काफी खुश हैं, वहीं उन्होंने कहा कि नीतू ने बचपन से ही मुक्केबाज बनने का सपना संजोया था। कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिता में मेडल लाकर उसने भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों से लौटने के बाद नीतू एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक की तैयारी में जुटेगी।
सारा गांव दलाना का जी नाम रोशन कर दिया जी बेटी ने जी। गांव दलाना का जी, गांव कुआंड का रिश्तेदार सब बहुत खुश हो रहे हैं मेरी बेटी के लिए। ऐसी बेटी सबका जन्म देवा जी, जिसने बॉक्सर ऐसे तैयार कराया जाता जी। गोल्ड मेडल जीता है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारा परिवार खुशी मना रहा है, गाँव दलाना खुशी मना रहा है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2006 के बाद हॉकी में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन बेटियों ने पेनल्टी शूटआउट में गोल करके इतिहास रच दिया और इंग्लैंड की टीम को मैच में शिकस्त दी है। वहीं हरियाणा के लिए देश की यह जीत बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि अकेले हरियाणा से 10 बेटियां भारतीय महिला हॉकी टीम की हिस्सा हैं। इनमें से 4 लड़कियां सोनीपत की हैं, जिनमें से 3 नेहा गोयल, निशा वारसी और ज्योति ने सोनीपत में कोच प्रीतम सिवाज से मार्गदर्शन में हॉकी स्टिक से कमाल करना सीखा, तो वहीं एक लड़की चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करती है। बेटियों के कांस्य पदक जीतने पर उनकी कोच प्रीतम सिवाज और परिजनों ने एक साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। छोटी सी थी तब एक लड़की जाती थी ग्राउंड में, तो वो उसके साथ ग्राउंड गई थी, तो उसने लड़कियों को खेलते हुए देखा, तो वो वहाँ पे डेली जाने लगी। तो दीदी ने उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है, क्या आप खेलना चाहते हो? उसने बोला जी हाँ मैं खेलना चाहती हूँ। दीदी को उसका रुचि बहुत अच्छी लगी कि उसको इंटरेस्ट था गेम में, तो दीदी ने उसको खिलाया। दीदी ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, दीदी ने उसको अपने पास से हॉकी शू सब कुछ दिया, और आज ये है कि दीदी की बदौलत में आज इस मुकाम पे 16 साल के बाद हमारा ब्राउन्स मेडल आया। 2002 में गोल्ड आया था, जिसमें मैं खुद खेली थी, और उसके बाद 2006 में 2006 में सिल्वर मेडल आया, उसके बाद ये ब्राउन्स मेडल आया था। तो पूरे देश में बहुत खुशी की बात है हॉकी परिवार के लिए कि हमारा जो है टीम ने दोबारा से कमबैक किया। सबसे पहले हिंदुस्तान की बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी टाइम से तमन्ना थी बेटियों की कि हमारे गले में मेडल आए कोई भी, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, एक मेडल की तमन्ना थी, वो आज पूरी हो। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बना हुआ है। हर दिन राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कारनामा सोनीपत के नवीन ने कर दिखाया है। नवीन मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी को करारी पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल भारत की झोली में ही नहीं बल्कि अपने पिता के सपनों को रियलिटी में बदलकर गोल्ड मेडल दिया है। वंशिका। हाँ अच्छा, उसकी थोड़ी ही बचपन में आड़न रहे थे थोड़े ही। अच्छा हाँ, वो थोड़ी आड़ ज्यादा करते थे जब बिल्कुल बच्चा था, और फिर भी इतनी समझदारी आ रही है, वो अपना नाम गिना रहा अच्छे शुद्धे बच्चा में। 3 साल का लग गया था कुश्ती करन। अच्छा, उसने शौक हो गया। हाँ। फिर अपने भाई के पास चले गया सोनीपत में। अच्छा, फिर बड़ा होकर अपने खेलना में चल गया। न्यू कहा करदा मम्मी जी, हाँ। पतला हलवा बना के पचाइयो। अच्छा, ज्यादा घी का ढीला। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मैं वो पचाऊंगी भाई मुखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में घामडौज टोल के विरोध में अब शहरवासी सोहना और गुरुग्राम में कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बादशाहपुर में चक्का जाम की तैयारी हो रही है। वहीं 28 अगस्त को पूरी तरह से चक्का जाम कर टोल प्लाजा पर धरना दिया जाएगा और गुरुग्राम और सोहना के बीच हर तरह से कनेक्टिविटी को रोका जाएगा। इसको लेकर सोहना की अग्रवाल धर्मशाला में टोल संघर्ष समिति की पंचायत की गई। पंचायत में टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाली गुंडागर्दी और प्रशासन के साथ हुए समझौते को लागू न करने के प्रति गुस्सा दिखाई दिया।
लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति रोष भी दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्रबंधन ने वसूली के नाम पर गुंडे बैठाए हैं। ये महिलाओं से भी मारपीट करने से नहीं चूकते हैं। पहले आसपास के गांवों का टोल फ्री करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 किलोमीटर दायरे के लोगों का टोल फ्री करने को लेकर भी कहा गया था, लेकिन टोल मैनेजमेंट बदलते ही सभी सुविधाओं के दावे भी ठप कर दिए गए हैं। प्रशासन के आदेश भी यहां लागू नहीं किए जा रहे हैं। लोगों की माने तो जब रोड भी एलिवेटेड बनाया गया है तो टोल भी एलिवेटेड रोड पर चलने वाले लोगों से ही लिया जाना चाहिए। साथ मिलजुल कर इनके साथ देना चाहिए। संघर्ष समिति की मांग ये है कि हमारे आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर में गांव में फ्री किया जाए और हमारा जो सर्विस रोड है वो बिल्कुल फ्री किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये टोल पे भी बहुत ज्यादा महंगा टोल है, ये भी हमारे पूरे इलाके के साथ या जहाँ से निकलने वालों के साथ, चाहे देश का आम नागरिक जो निकलता है उसके साथ भी जाती है। पूरा बादशाहपुर 28 तारीख को बंद रहेगा, पूरे दल बल के साथ आएंगे। इन टोल इन्होंने बड़ा अनर्थ कर रखा है, लोगों के साथ बेइज्जतियां करते हैं, बहन बेटियों पे हाथ उठाते हैं। और इसके उसमें 28 तारीख को फुल दल बल के साथ पूरा बाजार और बादशाहपुर गांव पहुंचेगा। टोल संघर्ष समिति का पूरे सोना ने और पूरे व्यापारियों ने पूरे जब से संघर्ष हो रहा है, जब से पूरा सहयोग है, पूरा बाजार और पूरा व्यापारी पूरा खड़ा है टोल संघर्ष समिति के साथ। और 28 तारीख को लास्ट संडे पूरा बाजार बंद रहेगा और एक एक आदमी, एक एक दुकानदार वहाँ पर टोल पर अपना पहुँचेगा, पूरा अपना सहयोग देगा। इस रोड का नाम एलिवेटेड रोड है। जो उन्होंने रोड बनाया वो एलिवेटेड बनाया था। एलिवेटेड रोड के अलावा वो जो हमारी सर्विस लेन है उस पर भी टोल ले रहे हैं। गडकरी जी ने बताया था कि ₹1.60 से ज़्यादा कहीं पे भी टोल नहीं होगा। ये 22 किलोमीटर है, ₹1.60 से 22 किलोमीटर का जो भी लगाओ वो होता है। ये 230 रुपये, जिसके पास टैग नहीं है उससे 230 रुपये। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में सीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे फ्लेवर हुक्का बार को बंद करवाया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लोगों को शराब के साथ साथ फ्लेवर्ड हुक्के का भी सेवन करवाया जाता है, जिसके बाद टीम ने अहाता पर मौजूद व्यक्ति से अहाता चलाने के संबंध में कागजात मांगे, जिसने अहाते की फीस जमा की हुई रसीद तो दिखाई, लेकिन फ्लेवर हुक्के के संबंध में कोई भी साफ जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मौके से हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और 13 हुक्के चीलम सहित बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकॉन, मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी जैसे नामों से नवाजे जाने वाले गुरुग्राम शहर को बारिश ने तालाब में बदल दिया है। शहर में सदर थाना, सेक्टर 38, सेक्टर 22, रेलवे रोड, सुभाष चौक, सेक्टर 29 और हुड्डा सिटी सेंटर जैसे पॉश इलाकों में जलभराव ने नगर निगम और जीएमडीए के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सदर थाने के पास से ही बादशाहपुर ड्रेन ने प्रशासन की प्लानिंग की पोल खोल दी है। साइबर सिटी के तमाम इलाके तालाब बने हुए हैं, जो सरकारी व्यवस्थाओं और दावों को मुंह चिढ़ाकर जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। बारिश का मौसम आने से पहले जिला प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन हर बार मानसून की एक तेज बारिश उन कागजी दावों की पोल खोलकर रख देती है। दिक्कतें आ रही है, बहुत सारा पानी भर जाता है, 1-1.5 घंटे बारिश नहीं होती, उससे पहले ही पानी देख रहे हो आप क्या हालात हो रहे हैं यहाँ के, और अंदर तक पानी जाता है दुकानों में। कंप्लेंट भी डाल रखी है पर कोई सुनवाई नहीं होती, जल्दी से आए भी एक आध बार देखने लगी पर कोई नहीं, बारिश बंद हो जाती है तो क्या। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।